हेलो बच्चों, मैं विशाल से रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम अपने केमिस्ट्री में कक्षा 11 के नए विषय को, नए टॉपिक को पढ़ते हैं, नया अध्याय पढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला लेसन है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना तथा आणविक संरचना, इंग्लिश में केमिकल बॉन्डिंग एंड molecular structure। structure केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बच्चों, बहुत प्यारा सा ये चैप्टर है, बहुत आसानी से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी पूरे चैप्टर में। चैप्टर हालांकि बहुत लंबा है, लेकिन पूरा चैप्टर थ्योरिकल है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पहला हेडिंग पढ़ेंगे संयोजकता की आधुनिक संरचना, संयोजकता की आधुनिक संकल्पना। संयोजकता की आधुनिक संकल्पना मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग। ठीक, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग क्या है, सबसे पहले हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो उस पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम एक बार आप लोगों को ये समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि बैलेंसी क्या है, संयोजकता क्या है। संयोजकता, वैलेंसी, ये क्या चीज होती है। तो आप सबसे पहले ये जानिए कि वैलेंसी क्या है, संयोजकता क्या है। देखिए, किसी भी एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की मतलब जो क्षमता होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं या ग्रहण कर सकते हैं, वही क्षमता ही उनकी संयोजकता कहलाती है। तो हम अभी उसी संयोजकता के कॉन्सेप्ट पर, अवधारणा पर चर्चा कर रहे हैं। और ये चर्चा हमारा मॉडर्न है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारी संयोजकता क्या चीज़ है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग संयोजकता जो बताई गई है, यहाँ पे समझाई गई है, वो हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित बताई गई है। किस पर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही रिलेट करता हुआ हमें ये बताया गया है कि जो संयोजकता है, इसकी आधुनिक संकल्पना क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग क्या है। तो इसमें जरा हम देखते हैं कि कैसे कोई रासायनिक बॉन्ड बनते हैं या फिर संयोजकताएं क्या चीज़ होती हैं मॉडर्न के तौर। देखिए, आधुनिक विचारों के अनुसार तत्वों की जो रासायनिक प्रकृति एवं संयोजकता उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करने का सीधा सा मतलब यही है कि कितने इलेक्ट्रॉन त्याग कर रही है, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है। और ये चीज़ पूरी तरीके से डिपेंड होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। बात समझ रहे हैं? तो किसी भी रासायनिक प्रकृति जो होती है एवं उनकी जो संयोजकता होती है, किस पर डिपेंड करती है? हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों पर डिपेंड करने के साथ साथ जो तत्वों के बाह्य कोश होते हैं, जिन्हें आप लोग संयोजकता कोश भी कह सकते हैं। बात समझ रहे हैं? उन संयोजकता कोशों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही संयोजकता इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता को निकाल कर देते हैं। बात समझ रहे हैं? तो संयोजकता की आधुनिक संकल्पना सीधी सी यही है कि किसी भी रासायनिक तत्वों की जो संयोजकता होती है, ये संयोजकता तत्वों की जो बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, किसी भी जो तत्व होते हैं, उन तत्वों का जो बाहरी कोश होता है, वही बाहरी कोश ही केवल और केवल संयोजकता की घटना को करते हैं। बात समझ रहे हैं? कोई बाहरी कोश के अंदर वाला कोश नहीं कर सकता है ये।
केवल और केवल जो सबसे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही कोश के इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता में अपनी भाग को दिखाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण केवल और केवल बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन ही कर सकते हैं। बात समझ में? तो यहाँ जरा देखिए, तो बाहरी कोश जो होता है, इस बाहरी कोश को बाह्य संयोजकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाह्य संयोजकता कोश कहा जाता है, या संयोजकता कोश केवल कहा जाता है, संयोजकता कोश। और इस संयोजकता कोश में, यानी जो बाहरी कोश होते हैं, बाह्य कोश होते हैं, इन बाह्य कोशों में जो इलेक्ट्रॉन होता है उन्हें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? ठीक है, तो संयोजकता का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है? संयोजकता का मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये है कि रासायनिक प्रकृति तत्वों की, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति या फिर उनकी रासायनिक संयोजकता जो होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है, अर्थात किसी तत्व के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसी के मुताबिक वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने व त्यागने की क्षमता को दिखाता है। बात समझ में? ठीक। और जो बाहरी कोश होते हैं, सबसे किसी भी तत्व का, किसी भी एलिमेंट का जो बाह्य कोश होता है, इसी बाह्य कोश को हम लोग संयोजकता कोश कहते हैं। और उस संयोजकता कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बात समझ में? तो ये था हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला हेडिंग है हमारा संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल ऑफ वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल ऑफ वैलेंसी। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है? देखिए, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को कॉजल तथा लुईस नाम के दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के दिया। उन्होंने इस नियम में यह बताया कि कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक बंधों की व्याख्या करने के लिए इन्होंने एक संयोजकता का सिद्धांत दिया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित था, जिसे संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया? संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहा गया। अब संयोजकता का ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, जरा समझते हैं। तो इस सिद्धांत के मुताबिक नंबर 1, सबसे पहली बात, थोड़ा सा आपको निष्क्रिय तथा अक्रिय गैसों के विषय में जानें। निष्क्रिय गैस और अक्रिय गैस। देखिए, निष्क्रिय गैस वे गैसें होती हैं जिनके बाह्य कोश में अपने पूर्ण इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं। बात समझ में? उनका जो बाहरी कोश होता है, उन बाहरी कोशों में 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। बात समझ में? उन्हें हम लोग कहते हैं निष्क्रिय गैस। और अक्रिय गैस क्या किसे कहते हैं? जिनका बाहरी कोश जो होता है, ये अष्टक के नियम के मुताबिक पूरी तरीके से फुलफिल नहीं होते, उन्हें हम लोग कहते हैं अक्रिय गैस। तो जो लुईस और कॉजल थे, ये दोनों वैज्ञानिकों ने मिल करके एक सिद्धांत दिया, जिसे हम लोग संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के मुताबिक देखिए, जिन तत्वों के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन तत्वों के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तत्व पूरी तरीके से अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, क्योंकि अब वे ना तो किसी दूसरे एलिमेंट को एक को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ना ग्रहण कर सकते हैं। तो उन्हें हम लोगों ने निष्क्रिय गैस कहा है यहाँ पे। बात समझ में? ठीक है। तो जिन तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय होने का मतलब कि वो किसी दूसरे के साथ क्रिया नहीं कर सकते। क्रिया करने का मतलब बॉन्डिंग बनाना। तो दूसरे किसी एलिमेंट के साथ वो बॉन्डिंग नहीं बना पाएंगे, क्योंकि भाई उनके पास, जब वो पूरी तरीके से स्टेबल है, अस्थायी है, उनके पास पर्याप्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि किसी को दे सकें, या फिर जगह ही नहीं है कि हम कुछ इलेक्ट्रॉन दे सकें, तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं, संयोजकता वहाँ कुछ होगी नहीं। ऐसे परिस्थिति में इन्हें निष्क्रिय कहा गया है, रासायनिक रूप से निष्क्रिय। तो निष्क्रिय का मतलब यही होता है जो किसी के साथ बॉन्ड ना बना पाए, उनकी संयोजकता शून्य हो। ठीक। तो देखिए, जो निष्क्रिय होते हैं
निष्क्रिय गैसें केवल और केवल या रासायनिक रूप से निष्क्रिय वही होते हैं जिन तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन के होने का मतलब कि अष्टक विन्यास की व्यवस्था जहां हो, अष्टक विन्यास की व्यवस्था का मतलब ये है कि उनके बाहरी कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब ऐसे कंडीशन में जब भी किसी एलिमेंट के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो सीधी सी बात है वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अपने बॉन्ड को नहीं बना सकता है, बॉन्ड को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा। बात समझ में आई? तो उन्हें हम लोग कहते हैं अस्थायी परमाणु या फिर उन्हें हम लोग निष्क्रिय गैस कहते हैं। तो निष्क्रिय गैस कभी भी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्रिया नहीं कर सकते क्योंकि इनका जो अष्टक होता है, अष्टक के नियम के मुताबिक इनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं और जब भी किसी भी तत्व के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेगा तो उन तत्वों का इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की क्रिया संभव नहीं होती है, जिसके कारण उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, निष्क्रिय गैस कहते हैं, रासायनिक रूप से निष्क्रिय कहते हैं। बात समझ रहे? तो बच्चों आज के टॉपिक में बस इतना ही, शेष कल पढ़ते हैं।